हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन ग्लो क्लासेस। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी को और आसान बनाने के लिए मैं पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट प्लस पेडागोजी दोनों ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप PYQ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा देखें। कोशिश करूँगी कि कम समय में 30 क्वेश्चन पूरे आपके हो जाएं और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाया जा सकता है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ ही 20 डेज बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आपको अब लास्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है कि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब PYQ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और PYQ नहीं लगाते तो इससे हमें क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं इंक्रीज़ होता और हमें पेपर देख के घबराहट सी महसूस होती है और आते हुए भी क्वेश्चन हम क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो आज के इन क्वेश्चन में आपको मैं 30 क्वेश्चन के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी और टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, क्योंकि सीटेट पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है। तो कौन सा वो जानवर है, वो आपका जानवर है गिलहरी। कौन है, गिलहरी। इसीलिए वो क्या, देखो, गिलहरी के सामने का दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उन्हें वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। बिल्लियों के दांत मांस को फाड़ने और काटने हेतु दांत नुकीले होते हैं। देखिए, तो हमने बी ऑप्शन का बता दिया, साथ में ये भी पता चल गया कि उसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो चीज़ों को कुतरती रहती हैं, जिससे उनके दांत घिसते रहें और ज़्यादा लंबे ना हों। यहाँ पे बिल्लियों का बताया, बिल्लियों के दांत मांस को फाड़ने और काटने हेतु दांत नुकीले होते हैं। सांपों के नुकीले घुमावदार दांत होते हैं, परंतु वे शिकार को चबाते नहीं, हमें हमेशा निगल लेते हैं। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर गिलहरी के बारे में पूछा है, हो सकता है कि किसी दूसरे मतलब पेपर में जो आ रहा है तो उसमें कोई और क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, इससे रिलेटेड। बाघ के नुकीले दांत उन्हें शिकार को दबोचने में मदद करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। हम जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चन करवाऊँ, टाइम वेस्ट ना हो। तो देख लेते हैं। 62 क्लास को बीच में छोड़ोगे तो आपके लिए लॉस है, क्योंकि कोई भी PYQ करने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं पहले बता रही हूँ, इससे बस आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट एक तो बचे भी होंगे, क्या पता आपको यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखें। विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। तो मधुमक्खी की हमें विशेषताएं पहचाननी है। तो इसमें क्या है, केवल रानी मक्खी अंडे देती है। ये बात बिल्कुल सही है, जो रानी मक्खी होती है वही अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। जो नर मक्खी होती है वो बोल रहे हैं कि उसकी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। तो ये बात सही है, गलत। तो ये भी बात कैसी है, एक मिनट। तो ये देख लिया, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। जितनी भी मादा मक्खी होती हैं वो क्या करती हैं, अंडे देती हैं। तो सभी नहीं देती, क्योंकि सिर्फ रानी मक्खी होती है वही अंडा देती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो ये बात भी आपकी कैसी है, सही है। तो A और B और ये आपका D। ठीक है, C वाला नहीं है। तो देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सी, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत में कुछ नर मक्खी कार्यकर्ता भी होती हैं, कुछ होती हैं, सारी नहीं। यहाँ पे ये तो के रूप में, ठीक है। छत्ते में बहुत काम करने वाली मक्खियाँ भी हो सॉरी छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होते हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, तथा कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। ठीक है, तो मधुमक्खी के बारे में हमने जान लिया, ये पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। ये कौन सा एक्ट द्वारा लिया गया है।
तो ये आपका वन एक्ट, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2017, इसके द्वारा ये अधिकार है कि अगर 25 वर्षों से रह रहे हो तो उस वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। एक व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे तो उस पर क्या होता है, उनकी वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट वन एक्ट के अधिकार 2007 ने लिया। ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है और उन्हें जंगल से हटाया ना जाने के कारण नियम बनाता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करता है, उस पर शुल्क लगाना था। यह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या भी करता है। राष्ट्रीय वन नीति, जो कि 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना है। तो ये क्वेश्चन में बन सकता है कि जो राष्ट्रीय वन नीति है 90, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन में आ सकता है पर्यावरण का पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना। तो ये याद रखना मेन पॉइंट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 64। झूम खेती क्या है। झूम खेती एक आपकी काट और दग्ध खेती होती है। अब देख लेते हैं काट और दग्ध क्या होता है। झूम खेती काट और दग्ध खेती है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, सिर्फ गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। उत्पादन बहुत कम हो पाता है। भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली फसल है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं वो फसल करती हैं। इस प्रणाली को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में अपनाई जाती है। तो अगर पूछे पूर्वोत्तर पहाड़ियों तो ये वाले देश आपके आ जाते हैं जहाँ पे झूम खेती की जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 65। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। तो उन्हें रोनाल्ड जो रॉस थे उन्हें किसके लिए मिला था, उन्हें मलेरिया मच्छर से फैलता है, उन्होंने ये शोध किया था जिस पे उन्हें पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मलेरिया मच्छर से फैलता है शोध करने के लिए मिला था। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम विवैक्स प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम नामक वायरस के कारण होता है। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। ये कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम की कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो जो उसकी छाल होती है ना उसके लिए किया जाता है। सिनकोना पेड़ के छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। कुनैन एक ऐसी दवा थी जिसने मलेरिया के प्रकोप होने पर विश्व को राहत दी थी। इस दवा के अवयवों को सिनकोना के पेड़ से निकाला गया था, जो आमतौर पर केरल में पाया जाता है। कुनैन औषधि 1820 के दशक में सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, उसे कहते हैं विषदंत। ठीक है, फैंग्स। सांप के जहरीले दांतों को विषदंत या यमदूती, यमकरी या कराली, कालरात्रि भी कहा जाता है। बाकी नेम ये याद रखना। ठीक है, इसकी जगह इनका भी यूज़ कर सकते हैं। इनके जहरीले होने के पीछे का कारण नुकीले ऊपरी जबड़े में मौजूद संशोधित दांत होते हैं। सांप के काटने पर वे स्टोरेज जहर को इंजेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो कौन सा सांप जहरीला नहीं है। दुबोया, अफाई, भारतीय शैल अजगर या करैत। तो ये हमारा जो भारतीय शैल अजगर यानी पाइथन भी बोलते हैं, इसमें क्या ये सांप जहरीला नहीं होता। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4
सांप ही जहरीले होते हैं, नाग, करैत, दुवैया यानी रसल वाइपर या अफाई, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग किया जाता है। तो केंचुए जो अर्थवर्म होते हैं इनका यूज़ किया जाता है वर्मी कंपोस्टिंग, जिसके द्वारा खाद बनाई जाती है, एक विधि है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में केंचुए उपयोग होते हैं। इसे केंचुआ खाद भी कहा जाता है। यह पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ तथा अन्य कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता। देख लिया वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 70, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? तो ये आपकी मिलती है बकरी की छाल। पश्मीना ऊनी पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। माना जाता है कि पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर की गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं होती। इसे लद्दाख पश्मीना या कश्मीरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 71, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है CO2, क्या फैलती है? CO2 या CO या SO2 या NO? तो इससे फैलती है CO। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, शहद, कार्बन आधारित ईंधन के अधूरे जलने से पैदा होती है। यह सिगरेट जैसे प्राकृतिक सिंथेटिक उत्पादों को दहन से भी उत्पन्न होता है। यह हमारे रक्त में प्रवेश करने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। यह हमारी सजगता को धीमा कर सकता है, हमें भ्रमित और नींद में डाल सकता है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में CO ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 72, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन। देखिए, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है उसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। यह विधि जिसमें सिंचाई जल के पौधों के जड़ के क्षेत्र में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस विधि का विकास जो हुआ था इजराइल में किया गया था। अब ये हर देश में लोकप्रिय है, सभी देशों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसता है और खा जाता है? देखो, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये घटपर्णी पौधा होता है। कौन सा होता है? घटपर्णी। तो इसके बारे में अच्छे से जान लेना, ठीक है। पूछ भी सकते हैं। अभी यहाँ पूछा है कि ऐसा कौन सा पौधा होता है जो कीटों को खा लेता है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि इन्हें कीड़ों को खाने से क्या मिलता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा वो इन्हीं से ही लेता है अपने भोजन के रूप में, ठीक है। घटपर्णी का पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। यह द्विदलीय वर्ग या नेफेंथेल्सी कुल का कीटभक्षी पौधा है। तो कुल पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड? तो नेफेथेंसी, ठीक है। कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये कैसा पौधा है? कीटभक्षी, जो कीटों को खाता है। यह कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका, असम और मेघालय की खासी पहाड़ियों का देशज। मुख्यतः पौधे शाख होते हैं और दलदली या अधिक नम जगह में उगते हैं। पौधे तंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। ये तंतु पत्तियों की मध्य शिरा की विशेष वृद्धि के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 74, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये विधि आप शुरू से ही जब पढ़ते आए होंगे, छोटे होंगे, तो उस समय पढ़ा होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा के पानी को एकत्रित करके भविष्य मतलब कुछ समय के लिए बचा के रखना और उसे फिर यूज़ कर लेना। वर्षा के पानी को भविष्य के उपयोग करने के लिए संचित करना। और वर्षा के पानी का संचयन, ये ठीक हो गया, जिसका उपयोग भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, जैसे कृषि आदि के लिए अलग अलग संसाधनों
और विभिन्न माध्यमों के इस्तेमाल के द्वारा बारिश के पानी को बचाकर रखना या इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है। बारिश के पानी को प्राकृतिक जलाशय तथा कृत्रिम टैंकों में एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। ये पॉइंट्स बहुत, ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं ऐसे नहीं पढ़ रही हूँ, इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो PYQ सॉल्व हो रहे हैं, इससे आपको पता भी चला, साथ के साथ इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलना। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो देखिए ये सी ऑप्शन होगा, A, C एंड D। A, C एंड D, क्योंकि निमोनिया कोई मच्छर से फैलने वाला नहीं है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रोग मच्छरों से फैलते हैं। यह निमोनिया तो फेफड़ों का एक संक्रमण है जो वायरस, बैक्टीरिया या कवक के कारण होता है। निमोनिया के अधिकांश मामले तब शुरू होते हैं जब संक्रामक कण नाक या मुंह से सांस लेते हैं, वायु मार्ग से फेफड़ों में जाते हैं। निमोनिया एक ही समय में एक या दोनों फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। तो बता दिए निमोनिया के बारे में आपको। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 76। अब देखिए यहाँ पे पेडागोजी स्टार्ट हो रही है आपकी। ठीक है, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। विद्यार्थी केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? अब इनमें से बताना है कि जिसमें बच्चा कैसा रहे, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम बतानी है आपको इन 4 पॉइंट्स में से। शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों की अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें। तो यहाँ पे देखो, शिक्षक अगर निर्देश दे रहा है तो बच्चा यहाँ एक्टिव नहीं है, यहाँ पे टीचर एक्टिव है, जो कि गलत हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और श्याम पट पर प्रश्न उत्तर लिखता है। यहाँ पे भी आपका टीचर एक्टिव है, ना कि चाइल्ड। हमें चाइल्ड सेंटर चाहिए, यहाँ पे टीचर सेंटर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें और विभिन्न प्रत्ययों को समझ विकसित करें। अब देखिए यहाँ पे खोज, अन्वेषण करना, प्रश्न करना, अवलोकन करना, यहाँ पे बच्चा सेंटर है, यानी यहाँ पे बच्चा कैसा है, चाइल्ड सेंटर। तो यही ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होगा। इसमें देख लेते हैं, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित। अब यहाँ पे शिक्षक नियंत्रित कर रहा है तो वो चाइल्ड सेंटर कैसे होगा? तो ये वाला भी ऑप्शन गलत होगा। देखो एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि एक स्ट्रेटजी बेस्ट आपके लिए ये होगा कि आप सबसे पहले जो गलत ऑप्शन है उन्हें हटाओ। ठीक है, सही उत्तर ढूंढने के लिए भी हमें कभी कभी हमारे एक स्ट्रेटजी काम आ जाती है कि जो आपको लगता है कि इन कुछ पॉइंट जो रिलेट ही नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन से, उनको क्रॉस करो और जो बचे वही आपका एक लास्ट होगा। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों को सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं क्योंकि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें, विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें, जिससे विद्यार्थियों को सीखने की गति और शैली में लचीलेपन को ध्यान रखने की अनुमति देता है। कक्षा में बच्चे व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, इस तरह यहाँ शिक्षक छात्रों को रटाने, देखो बच्चे को रटने के लिए बिल्कुल नहीं कहना, और लचीलेपन पे भी ध्यान देना है क्योंकि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जितना बच्चा एक्टिव होगा, जितना वो प्रश्न करेगा, खुद से एनालाइज ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, खुद से समझने की कोशिश करेगा कॉन्सेप्ट को, और खुद सीखने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो इसमें जब बच्चे सक्रिय रहते हैं तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे विद्यार्थी को शिक्षित करने के लिए सबसे मेन पॉइंट यही होते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। और देखो पेडागोजी के क्वेश्चन लेंदी आते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लिखा होता है, उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ध्यान से पढ़ना है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 77। इन क्लास 5 चैप्टर अक्रॉस द वॉल यानी दीवार के उस पार, टीचर आरिफ अलाउ स्टूडेंट टू शेयर एक्सपीरियंस ऑफ स्पोर्ट्स दे प्ले, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हिज अटेम्प्ट। देखो दीवार के उस पार, अब शिक्षक आरिफ से कहता है कि अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनको जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। तो ये इसके लिए सबसे बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है इन 4 पॉइंट्स में से वो बतानी है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला है खेल से संबंधित नियम की समझ का विकास। ठीक है, उसके बाद खेल थोड़ा सा होगा, सॉरी, ओके, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास या कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों
के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। तो देखिए, जहाँ पे कोई रूढ़िवादिता लैंगिक रूढ़िवादिता की बात नहीं होती और सभी को एक समान माना जाता है, समान अवसर दिए जाते हैं, वही सबसे बेस्ट होता है। देखो, मैंने कहा ना, इसको देखने की जरूरत नहीं, जो गलत है उन्हें हटा दो। जैसे व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास, तो ये ठीक है, बट हमें तो एक इस तरह से बताना है कि सभी छात्र हैं क्लास में, तो अपना ही नहीं, मतलब सभी को लेके चलना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमने सी ऑप्शन सही चुना है। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल खेलने को बोलते हैं, अपने उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं और कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर, टीम भावना। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टीम गेम्स में अपने लिए ना खेलकर टीम के लिए खेलें। बच्चों की ये समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से है, ना कि जाति या आर्थिक स्थिति से। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो प्राथमिक कक्षाओं में यानी कि 1st to 5th के बच्चों को पढ़ाना है, और ईवीएस की समझ के लिए देखो, लेक्चर मेथड तो बिल्कुल ही वैसे ही बेकार होता है। चॉक एंड टॉक मेथड, तो चॉक एंड टॉक मेथड भी नहीं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं की। जांच आधारित शिक्षण, तो हम जब इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग करते हैं तो ये सबसे बेस्ट होती है। जग एंड मग अप्रोच पद्धति, ये भी नहीं है आपकी बेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं, जांच आधारित शिक्षण प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसे पूछताछ आधारित शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम हो सकता है पूछताछ आधारित शिक्षा। पूछताछ आधारित शिक्षा अक्सर व्याख्याता के बजाय एक सुविधाकर्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पूछताछ आधारित शिक्षा में समस्या आधारित शिक्षा शामिल है। इसमें निर्देश मुख्य रूप से सोच और समस्या समाधान कौशल के विकास और अभ्यास से बहुत निकटता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, ओके, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नज़दीक स्थान, डी अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो अपनी पसंद की जगह पे नहीं, यहाँ पे हमें टीचिंग के बेस पे बताना है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं, तो गलत ऑप्शन को कट कर लें पहले, बचा आपका ये, तो ये ही आपका सबसे बेस्ट होगा। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, ठीक है। गोइंग टू प्लेस नियर द स्कूल वी प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटीज़। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, पास का बगीचा हो या खेत हो या पशुपालन, चिड़ियाघर, अजायब घर आदि संस्कृति तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थान। भ्रमण से बच्चों में खोज की प्रवृत्ति बढ़ती है। बातें तथा घटनाएं विद्यार्थी के पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में नहीं सीख सकते, उन्हें भ्रमण के माध्यम से इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जा सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों पर जाने से विद्यार्थियों में सौंदर्यात्मक भावना का विकास होता है, और भ्रमण से राष्ट्रीय एकता और समाकलन की भावना का विकास होता है। ये क्वेश्चन नंबर 80। बाकी स्टूडेंट, अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट की PYQs चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं वही उसके भी क्वेश्चन, मतलब उसके भी PYQs मैं ईयर वाइज डाल दूँगी, जिस तरह से आपके पेपर हुए हैं 21-22, ठीक है। मैं सारे PYQs अपलोड कर दूँगी, जैसे हिंदी के या इंग्लिश के, जो भी आपको चाहिए तो प्लीज़ बता देना कमेंट करके। एक ईवीएस की कक्षा में को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, यानी कि जो ईवीएस क्लासरूम है शुड बी हैप्पी क्लासरूम, ओके, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड, तो ऐसा कब हो सकता है? इन 4 ऑप्शन को देखो। शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो अभी हम शिक्षक की ना बात करके हम बच्चे को ज़्यादा फोकस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम पहले वही देख लेते। सख्त अनुशासन, जहाँ पे सख्त आ जाए स्टिक, वहाँ का क्रॉस कर दो उसको। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप करना, तो जहाँ पे बच्चा ऑब्जर्व करता है, एक्सप्लोर करता है, क्वेश्चन करता है, बच्चा यहाँ पे आपको बिल्कुल एक्टिव दिख रहा है, ठीक है। और जहाँ बच्चा एक्टिव होता है वहाँ आपको
क्लास का जो एनवायरनमेंट भी होगा वो भी हैप्पी होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। बाकी पाठ्य पुस्तक को पढ़ें बेहतर समय, तो पुस्तक को पढ़ना है लेकिन इतना नहीं, हमें क्या बच्चों को रियल लाइफ के एग्जांपल देके आसपास की चीज़ों को दिखाकर ही सिखाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसकी एक्सप्लेनेशन। बच्चा जब अवलोकन करता है, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, क्रियाकलाप करना आदि विधियां बच्चों को शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को प्रतिभाशाली बनाने में सहायक होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिशु जिन तरीकों से सीखते हैं उसमें से एक प्रेक्षण है, आसपास की वस्तु देखना, उनका अन्वेषण करना तथा प्रेक्षण से कुछ सीखना। अपने अनुभवों पर आधारित ज्ञान के निर्माण और पुनः निर्माण का मूल है, जिससे जिससे कक्षा को और भी रोचक बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो बच्चों में क्या करना है, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, तो उसके लिए क्या ही बेस्ट होगा। यह संयुक्त परिवार एवं उनसे संबंधों के बारे में केवल जहाँ दिख जाए वह पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसे क्रॉस कर दो आप, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट करना आना है, इसलिए हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ सकते, हमें स्मार्ट वर्क करना होता है केवल। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। यह उन अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। एक वंश वृक्ष है, तो वंश वृक्ष में ये परिवार की पीढ़ियाँ ही आ जाएंगी। डी ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 83। कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। मैपिंग पढ़ाना है, थीम मैपिंग है, उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनवाने को ना, अपने घर का नहीं, बिल्कुल नहीं, उनसे उनके घर में स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, ये आपका सबसे बेस्ट रहेगा मैप करने के लिए। उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने का क्या मतलब होता है, इसमें आस पड़ोस का भी नहीं। ठीक है, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है 84। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी युक्ति इस विषय के लिए सबसे बेस्ट होगी। विद्यार्थियों से कहें जानवरों की सूची बनाएं, नहीं, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। 9 विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर लेकर जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, यही आपका सबसे बेस्ट होगा। मैंने कहा नहीं, जब बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, तो बच्चा और अच्छे से सीखता है। देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है, तो विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाओ, जहाँ वो प्रत्यक्ष अनुभव करके शिक्षक छात्रों को चिड़ियाघर में लेकर जीव विविधता का प्रत्यक्ष अवलोकन व निरीक्षण कराएं, जिससे छात्रों में स्पष्ट चिंतन का विकास हो। क्योंकि बच्चा जब चीज़ें जिसके बारे में पढ़ाया जा रहा है अगर वो सामने है और हम बता रहे हैं, तो इस तरह से बच्चा आंखों देखी चीज़ जल्दी से ही ऑब्जर्व करता है और चीज़ों को सीखता भी है। क्वेश्चन 85। डॉक्टर ब्यूमांट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे हमें वैज्ञानिक विधि को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, ऑब्ज़र्व करोगे, ऑब्ज़र्व करने के बाद क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन पूछने के बाद आप प्रपोज अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना करोगे। ठीक है, उसके बाद मेक प्रेडिक्शन, अनुमान लगाओगे, और अनुमान लगाने के बाद टेस्ट द प्रेडिक्शन, जो आपने अनुमान लगाया है उसका परीक्षण करोगे कि वो सही है गलत, उसके बाद आप परिणामों को रिकॉर्ड करोगे। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है इसे याद कर लेना। ठीक है, सीक्वेंस पूछ लेता है। 86। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। तो सी, जब पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, जब हम बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए मतलब पक्षी अभ्यारण्य में ले जाते हैं, वहाँ ऑब्जर्व करने के लिए कहते हैं, तब बच्चे का जो जैव विविधता का अनुभव अच्छे से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है जैव विविधता का अनुभव देने के लिए पक्षी अभ्यारण्य में ले जाना ठीक होगा। विद्यार्थियों को भ्रमण से ज़्यादा सीखने में मदद। विद्यार्थी सामाजिक वातावरण के संपर्क में आते हैं, वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने से ज्ञान में वास्तविकता का रूप आ जाता है, छात्रों में जैव विविधता के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। इस विधि में विद्यार्थी प्रकृति को यथार्थ से देखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक अब उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
उसके लिए उसे अतिरिक्त समय देना नहीं, उससे अधिक स्नेह देना, अधिक स्नेह भी नहीं देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। देखिए, वो गिफ्टेड चाइल्ड है, तो उसे लगता है कि कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। ओके, ये तो अच्छी बात। तो हम क्या करेंगे, यूज़ सम कस्टमाइज्ड मटेरियल टू टीच हिम। उसे कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना होगा उसे पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो गिफ्टेड और मतलब गिफ्टेड चाइल्ड है इसलिए। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, तो उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिससे आदित्य की जिज्ञासा की पूर्ति हो सके। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? विज्ञान अतः सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, ये सभी आपके किसके अंदर आ जाते हैं? पर्यावरण अध्ययन के अंदर। पर्यावरण शिक्षा सिर्फ नहीं आती, सामाजिक विज्ञान और मुद्दे सरोकार नहीं। देखो, जहाँ पे तीनों चीज़ें आती हैं वही आपका ईवीएस का भाग होता है, ठीक है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, ठीक है, इस तरह के। तो ये मिला जुला परिवेश होता है जहाँ पे किसी भी जीवित जीव के जीवित रहने योग्य परिस्थिति का निर्माण करता है। 89, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी है। कौन से कारण नाटक चुनने के सबसे उचित हैं? पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने से सरल। पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। इसमें से कौन सा राइट होगा? धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पहला ए, ठीक है। दूसरा, पारंपरिक नाटक और स्मृति अधिक समय तक रहते हैं, और धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो ये वाला नहीं होगा, बाकी ए, ऑप्शन ए और बी इसकी एक्सप्लेनेशन के थ्रू और अच्छे से। देखिए, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है, क्योंकि पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं, जबकि हम यह नहीं कह सकते कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी ही अभिनय पसंद करते हैं, क्योंकि अभिनय सभी विद्यार्थियों के लिए रुचिकर होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में, तो याद करने वाली चीज़ें नहीं हमें रखनी, ठीक है। सॉरी, कहाँ पे गए? याद करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों द्वारा ज्ञान की रचना करने में। तो ये होता है कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल इश्यूज, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सभी संसाधनों द्वारा ज्ञान की रचना करने में सहायता करती है, जिससे विद्यार्थियों की बहुमुखी और सर्वांगीण विकास होता है। इन संसाधनों के अंतर्गत भौतिकी, रसायनिक, जैविकी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषय की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारा यही है पेडागोजी में कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बहुमुखी हो, ठीक है, जिसमें ये सभी आ जाते हैं, इसीलिए सभी संसाधनों द्वारा ज्ञान की रचना करते हैं। तो आज के हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन कर लिए। देखिए, अगर आपकी और भी कोई क्वेरी होती है या और भी किसी अन्य सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए या पीवाईक्यू चाहिए आपको, लाइक पेपर 2 के लिए भी एसएसटी या फिर सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, कुछ मैथ्स, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ बना के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।